नमस्कार दोस्तों। स्टडी नॉवेल्टी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ा, आज हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा सेक्शन बचा हुआ है पुर्तगालियों के पतन से संबंधित, किसी और वीडियो में देख लेंगे। आज हमें ये देखना है कि जो विभिन्न कंपनियां आई थी उनमें लगातार प्रतिस्पर्धा चल रही थी, और इस प्रतिस्पर्धा में अंतिम रूप से जो दो बड़े खिलाड़ी सामने आए वो एक अंग्रेज थे और दूसरे सबसे आखिर में आने वाले फ्रांसीसी थे। अब इन्हीं दोनों कंपनियों में जो प्रतिद्वंदिता थी उसको लेकर के दक्षिण भारत में इन लोगों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी। उत्तर में भी लड़ी, पूरब में बंगाल के क्षेत्र में भी, लेकिन जो इनकी मुख्य लड़ाई थी वो लड़ाई का मैदान दक्षिण भारत का कर्नाटक का क्षेत्र था। आपने अगर मैप देखा है तो मैप में जो कोरोमंडल तट है उसके पीछे की जो ज़मीन है उसे ही कर्नाटक नाम दिया गया। यह नाम भी अंग्रेज़ों द्वारा ही दिया गया है। तो आइए इसी को लेकर के आज हम अध्ययन करेंगे कि कर्नाटक युद्ध क्या है। तो कर्नाटक युद्ध क्या है? यह ब्रिटिश, आंग्ल प्रतिद्वंदिता जो दक्षिण भारत में चल रही थी, पूरे भारत में चल रही थी, लेकिन इसको लेकर के जो दक्षिण भारत में युद्ध हुआ उसे ही यह नाम दिया गया है कर्नाटक का युद्ध। तो ये तीन युद्ध हुए थे, ठीक है। प्रथम युद्ध, इसका समय है 1746 से 48, ठीक। फिर द्वितीय युद्ध 1749 से 1754, और फिर तीसरा युद्ध हुआ है, तृतीय युद्ध का समय है 1756 से 1763, ठीक। तो ये तीन लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, और इन तीन लड़ाइयों में तीन बड़े भागीदार थे, ठीक। एक तो इसके भागीदार जो है, ज़रा इसको अलग से हम देख लेते हैं कि इसमें इस युद्ध में शामिल तीन भागीदार, तो प्रथम है यूरोपीय शक्ति हैं, जिसमें आप अंग्रेजों को देखते हैं और फ्रांसीसियों को देखते हैं। जो द्वितीय भागीदार थे वह कर्नाटक की शक्ति है, राज्य है, ठीक है। और जो तीसरी शक्ति है वह है निजाम, ठीक। हैदराबाद का जो शासक है जी, निजामुद्दीन, निजामुल मुल्क नाम है उसका, उसका जो शासन था, और फिर बाद में उसके जो बेटे हैं, भांजे हैं, फिर कैसे ये लोग भी आपस में गुटबंदी कर रहे हैं और एक दूसरे का फेवर ले रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। तो ये तीन लड़ाइयाँ चली हैं। यूरोपीय शक्तियाँ हैं, कर्नाटक का राज्य है और निजाम का राज्य है। ये तीनों ही, इसमें भी कई सारे खेमे हैं इन राज्यों में भी, और उसमें से कोई खेमा एक शक्ति का, यूरोपीय शक्ति का समर्थन कर रहा है, तो दूसरा खेमा दूसरी यूरोपीय शक्ति का कर रहा है। तो इसी को लेकर के जो युद्ध हुआ है उसे यह नाम दिया गया है। तो आइए ज़रा चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत ऐसे होती है कि हमने देखा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के साथ ही
मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे अपनी कमज़ोरियां दिखाने लगा और इसका नतीजा ये हुआ कि जो मुग़ल सूबेदार हुआ करते थे वह धीरे धीरे अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगे और उन्हीं में एक व्यक्ति है जिसका नाम है निज़ामुल मुल्क। तो 1724 के सकूर खेड़ा युद्ध के पश्चात निज़ाम ने विजय भी पाई। और किसके खिलाफ विजय पाई थी? इस युद्ध में उसने मुग़ल सत्ता के खिलाफ विजय पाई थी और इस तरह से जो मुग़ल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, उसने निज़ाम को की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी। इस तरह से इस युद्ध के बाद निज़ाम ने दक्षिण में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। ठीक, अब स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया है तो जिस तरह से यह स्वतंत्रता बनाए हुए है वैसे ही निज़ाम के अधीन आने वाला जो कर्नाटक का राज्य था वह भी एक तरीके से स्वतंत्र सत्ता की अनुभूति कर रहा था। और किससे? निज़ाम से। यहाँ का जो शासक था उसका नाम था सादत उल्लाह खां। ठीक, ये शासक हुआ करता था कर्नाटक का और इसने अपने भतीजे दोस्त अली को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक, दोस्त अली को इसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अब यहीं से परिस्थितियां बदलने वाली हैं, कुछ बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। तो हम आगे इसमें देखेंगे कि यूरोप की परिस्थितियां कैसे भारत में प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, तो यूरोप में आपने देखा होगा कि 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया था। वहाँ के जो राजा थे ऑस्ट्रिया के, चार्ल्स छठे, तो उनकी बेटी थी जिसका नाम था मारिया थेरेसा। तो वह राजगद्दी की को पाने के लिए, चूँकि ये पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक हुआ करता था, तो उसके लिए यह सत्ता की लड़ाई चल रही थी। मारिया थेरेसा का समर्थन बहुत सारे देशों ने किया, बहुत सारे देशों ने विरोध किया। ब्रिटेन मारिया थेरेसा का समर्थन कर रहा था जबकि फ्रांस इसका विरोध कर रहा था और इसी को लेकर के यूरोप में दो खेमा बन गया और दोनों पक्ष, चूँकि ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के विरोध में खड़े थे, तो इसलिए स्वाभाविक था कि यह टकराव अन्य जगहों में भी होनी थी। कि जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका में भी इसकी टकराहट दिखाई दी इन दोनों शक्तियों के मध्य, और फिर भारत में भी यह टकराहट दिखाई दी। और भारत में जो दक्षिण भारतीय राज्यों में, दक्षिण भारत में इन दोनों शक्तियों के मध्य टकराहट दिखाई देती है, उसे ही हम कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये युद्ध चल रहा था, लेकिन इस युद्ध के शुरू होने के बावजूद भी उधर अभी अमेरिका में, यूरोप में ये लोग भले ही लड़ रहे थे, लेकिन भारत में, जो भारत में इनके गवर्नर वगैरह हुआ करते थे वो अभी शांत थे। ठीक है, यहाँ जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, वह शांत बैठा हुआ था। हालांकि अभी वह चंद्रनगर की बस्ती का गवर्नर था और 1742 में वह आ जाता है पौंडीचेरी। ठीक, कौन? डुप्ले, जो फ्रांस का गवर्नर है। ठीक है, फ्रांसीसी बस्ती जो पांडिचेरी है उसका गवर्नर बन जाता है 42 में, और यह अंग्रेजों से बात कर रहा है और दोनों शक्तियां अभी भी शांति बनाई हुई हैं। इससे पहले एक और बड़ी घटना हो गई कि 1741 ईस्वी में मराठों ने आक्रमण कर दिया। मराठों का आक्रमण हो गया कर्नाटक पे, और वहाँ का जो शासक है, मैंने बताया ना दोस्त अली, तो दोस्त अली को मार दिया मराठों ने। जब दोस्त अली को मार दिया तो अब इसका जो दामाद था चंदा साहब, इसे ये पकड़ करके लेके चले गए। अब यहाँ पर कोई कर्नाटक में सत्ता थी नहीं जो इस सारी परिस्थिति को संभाले,
और चूंकि कर्नाटक की सत्ता का वास्तविक अधिपति जो था वो तो निजाम ही था, ऐसे में निजाम ने अपने एक जो उसका एक रिश्तेदार था जिसका नाम था अनवरुद्दीन, इसे गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, इसे निजाम ने गद्दी पर बिठा दिया। तो इस तरह से परिस्थितियां कर्नाटक की बिगड़ी हुई हैं और साथ में यूरोप में युद्ध छिड़ा हुआ है उत्तराधिकार को लेकर के। ठीक, इन्हीं परिस्थितियों में अब ये दोनों को आपस में टकराना था, लेकिन फिर भी डुप्ले का प्रयास है, क्योंकि जो फ्रांस की कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी, वो वास्तव में सरकारी नियंत्रण के अधीन थी, और सरकारी जो तौर तरीके होते हैं जानते हैं, बड़े जटिल होते हैं, इसलिए वो नहीं चाहता था कि हम किसी और समस्या में उलझें और हमारा जो व्यापारिक काम है वो प्रभावित हो। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने वाली थी और बदलती है यही 42 से। 1742 में यूरोप की सत्ता में भी ब्रिटेन की सत्ता में परिवर्तन होता है। वॉलपोल की जो सरकार है यह हट जाती है, तो वहाँ का प्रधानमंत्री है ब्रिटेन का वॉलपोल, यह हट जाता है। इसके रहने तक लगातार ब्रिटेन ने शांति की नीति बना करके रखी थी, और लेकिन जैसे ही वॉलपोल की सरकार हटी, इसके बाद जो शासक आए उन्होंने लगातार आक्रामक नीतियां अपनाई और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध में ये भी शामिल हो गए। और जब ये शामिल हुए तो इसका प्रभाव धीरे धीरे भारत में भी दिखाई देने लगता है। और शुरुआत करते हैं हालांकि इसकी अंग्रेज। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरुआत हुई है, और शुरुआत करने वाला जो अधिकारी है उसका नाम है बार्नेट। ठीक, इसने शुरू में फ्रांसीसी कुछ जो युद्धपोत थे उनको पकड़ लिया, अपने कब्जे में ले लिया। अब इस चूंकि अनवरुद्दीन वहाँ का नवाब है, ये उसी के क्षेत्र में आता है, कर्नाटक के क्षेत्र में, तो डुप्ले ने अनवरुद्दीन से इस बात की शिकायत की, लेकिन अनवरुद्दीन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इन परिस्थितियों में अब उसे अपने किसी दूसरे सहयोगी से सहायता लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। डुप्ले ने उसके बाद मॉरिशस के गवर्नर को फ़ोन मिलाया, मतलब उससे संपर्क किया। मॉरिशस, तो यहाँ मॉरिशस का गवर्नर जो था उसका नाम था ला बोर्डोने। ला बोर्डोने को इसने बुलाया और ये तेजी से आता है और जो अंग्रेजी जल बेड़ा है उसे पराजित करता है। लेकिन इसकी वास्तविक जो इच्छा थी वो ये नहीं थी कि इन्हें पराजित करके वहाँ पर फ्रांसीसी प्रभुसत्ता को पुनः स्थापित किया जाए। उसका उद्देश्य वास्तव में एक तरह से फिरौती लेने का था। इसने क्या किया कि अंग्रेज़ों से 40,000 पाउंड का एक तरह से कह सकते हैं रिश्वत लिया। ठीक है, हरजाना टाइप का लिया, जो भी कहिए, उसे लिया और फिर मद्रास पर जिस पर इसने कब्जा किया था इसे छोड़ दिया। लेकिन डुप्ले इस बात के लिए तैयार था। डुप्ले ने तत्काल पुनः मद्रास पर अधिकार कर लिया। मतलब जो काम बोर्डने ने करके छोड़ दिया था वो काम डुप्ले ने पुनः पूरा कर दिया। तो इस तरह से मद्रास पर इनका अधिकार हो गया फ्रांसीसियों का। अब यह बात अंग्रेज़ों को खटकने लगी और उन्होंने तत्काल संपर्क किया अनवरुद्दीन से। अनवरुद्दीन ने इस बात को लेकर के फ्रांसीसियों को चेतावनी दी और कहा कि तत्काल आप लोग यह एरिया छोड़ दें। लेकिन डुप्ले का कहना था, उसका सोचना तो ये था कि जब हमने कहा था तब तो तुम माने नहीं, लेकिन अब जब ये कह रहे हैं तो तुम मान रहे हो। तो उसने भी चाल चलनी शुरू की। उसने कहा कि ऐसा है, मेरा यहाँ कोई कब्जा करने का इरादा नहीं है, मैं इसे वास्तव में आप ही को सौंपने वाला था, लेकिन अभी इस पर पूरी तरह से अधिकार नहीं कर पाया हूँ। जब पूरी तरह से अधिकार कर लूँगा तो यह मैं आप ही को सौंप दूँगा। इस तरह से उसने बहाना बनाया, लेकिन अनवरुद्दीन उसकी चालों को समझ रहा था। इसलिए उसने कहा कि अपना उसका एक अधिकारी है, सैन्य अधिकारी, जिसका नाम है महफूज खां।
ठीक है। महफूज खां को इसने 10,000 सैनिकों के साथ फ्रांसीसियों के खिलाफ भेजा कि जाओ मद्रास पर अधिकार करो। ठीक है। इधर महफूज खां है और उधर डुप्ले भी इस चीज़ की तैयारी कर ही लिया था। उसने क्या किया, कैप्टन पैराडाइज, इन्हीं के नेतृत्व में मात्र 1,000 सैनिक थे। वास्तव में पूरे 1,000 भी नहीं से 230 तो फ्रांस के सैनिक थे और करीब 700 भारतीय सैनिक थे। इन सैनिकों की एक छोटी सी यूरोपीय पद्धति में प्रशिक्षित एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी तैयार की और इसी के माध्यम से उसने बड़े आराम से महफूज खां को पराजित कर दिया। ठीक है। तो महफूज खां पराजित हुए और यह 1748 में युद्ध हुआ था और इस युद्ध को कहते हैं सेंट थोमे का युद्ध। इस युद्ध ने बता दिया कि जो प्राचीन काल की पैदल सेना का महत्व था और मध्यकालीन जो तुर्कों द्वारा डेवलप की गई घुड़सवार सेना का महत्व था, वो आधुनिक युग की जो तोपखाने पर आधारित सैन्य पद्धति थी उसके आगे अब उनका महत्व समाप्त हो चुका था। तो इसने बड़े आराम से पराजित कर दिया और मद्रास पर अपना अधिकार बना करके रखा। लेकिन धीरे भाई युद्ध बहुत लंबा तो खींचेगा नहीं, कभी ना कभी तो इसे समाप्त होना ही है। और फिर 1748 ईस्वी में ही एक्स ला शैपेल की संधि हुई। यूरोप में एक्स ला शैपेल की संधि हुई, जिसके माध्यम से ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध था वह समाप्त हो गया। इस तरह से अब दोनों क्षेत्रों ने जो भी एक दूसरे का क्षेत्र पर कब्जा किया था वह वापस करना था। तो इस तरह से जो डुप्ले ने अधिकार कर लिया था मद्रास पर, वह फिर इसे अंग्रेज़ों को देना पड़ गया। लेकिन फ्रांसीसियों के भी कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया गया था, लेकिन भारत में नहीं, अमेरिका में, और उसका नाम था लुईबर्ग। तो लुईबर्ग पर इन्होंने अधिकार कर लिया था अंग्रेज़ों ने, तो अंग्रेज़ों ने लुईबर्ग छोड़ दिया तो डुप्ले ने इधर मद्रास छोड़ दिया। तो इस तरह से क्षेत्रों की अदला बदली हो गई, जो जिनका क्षेत्र था वह पुनः वापस मिल गया और यह युद्ध समाप्त हो गया। हालांकि यह युद्ध पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक संघर्ष विराम की स्थिति थी, क्योंकि एक्स ला शैपेल संधि की जो शर्तें थे उससे सभी लोग सहमत नहीं थे। और वास्तव में जो तीसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था, वह जो सप्तवर्षीय युद्ध था, सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में शुरू हुआ था, उसके पीछे वही कारण था कि जो एक्स ला शैपेल की संधि है उससे दोनों पक्ष सहमत है नहीं, और फिर उन्होंने फिर से युद्ध छेड़ दिया। तो इस तरह से एक्स ला शैपेल की संधि से शांति तो आई, लेकिन एक तरह से यह संघर्ष विराम की स्थिति थी और इस युद्ध को फिर से शुरू होना था। तो आइए जरा देखते हैं कि अगला युद्ध क्या कहता है। ये पहला युद्ध था। जो दूसरा युद्ध था वो 1749 से शुरू होना था और इसे चलना था 54 तक। ठीक, ये दूसरा युद्ध है। अब इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे की मुख्य कहानी ये है कि जैसे हमने बताया, निजाम है, ये 1748 ईस्वी में मृत्यु हो गई इनकी। अब इनका एक बेटा है, इनका पुत्र है, उसका नाम है नासिर जंग। अब ये उसका एक तरह से उत्तराधिकारी है, लेकिन जो उसकी पुत्री है, उसका जो पुत्र है जिसका नाम है मुजफ्फर जंग, यह जो है नासिर जंग की सत्ता को चुनौती दे रहा है। तो बड़ी दिक्कत आए, ये सत्ता पाएं कि ये सत्ता पाएं।
अब ब्रिटेन में और फ्रांसीसियों में भी यह प्रतिस्पर्धा चल रही है कि एक का पक्ष लेकर के दूसरे को पराजित करना है और सत्ता में अपनी जगह बनानी है। ठीक। असल में डुप्ले की नीति भारत में जब वो आया था गवर्नर बन करके, तो प्रथम युद्ध में तो नहीं, लेकिन दूसरे युद्ध में जब ये कर्नाटक में इस तरह की परिस्थितियां बन रही थी, तभी से डुप्ले के मन में आने लगा था कि क्यों न इनके राजनीतिक विवादों में हस्तक्षेप करके यहाँ की सत्ता में भागीदारी की जाए और इस भागीदारी को आगे चल करके इतना बड़ा किया जाए कि भारत में अपने साम्राज्य, फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना में मदद प्राप्त की जाए। ठीक है, तो इसी को लेकर के इसने संघर्ष शुरू किया था डुप्ले ने। हालांकि वह इस चीज़ में सफल नहीं रहा और आगे चल के अंग्रेज़ों ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया और वह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने में सफल रहे। ठीक है, तो लेकिन जो नीतियां थीं कि जैसे सहायक संधि की बात हम लोग अक्सर सुनते हैं, जो वेलेजली ने शुरू किया था, कि इसमें होता था कि जो प्रतिस्पर्धी शक्ति होती थी उसकी सेना को समाप्त कर दिया जाता था और उनसे कहते थे कि आप हमें अपने मतलब हमारी सेना के लिए खर्चे दीजिए और आपकी सैन्य ज़रूरतें हम पूरी करेंगे। इस तरह के काम ये करने वाला डुप्ले ही पहला व्यक्ति था भारत में। ठीक है, तो इस तरह से वो अपनी जो सैन्य महत्वाकांक्षा थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, उसके माध्यम से वह अपनी सत्ता को स्थापित करना ही चाहता था, साथ में वह पूरी तरह से फ्रांसीसी सत्ता को भारत में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध था। तो इस चीज़ों को उसने इन्हीं परिस्थितियों में शुरू किया था। तो पहली स्थिति तो निज़ाम को लेकर के हो गई थी कि अगला निज़ाम कौन बने, बेटा बने या बेटी का बेटा बने। ठीक। अब आते हैं जरा कर्नाटक की स्थिति देख लें। कर्नाटक का जो नवाब है वह है अनवरुद्दीन, लेकिन अनवरुद्दीन का जो प्रतिस्पर्धी है, हमने बताया कि जब दोस्त अली को मराठों ने मार दिया था 1741 के अभियान में, तो जो उसका दामाद था चंदा साहब उसको पकड़ करके ले गए थे। अब चंदा साहब आ गए अनवरुद्दीन के पास और इन्होंने कहा अनवरुद्दीन से कि भाई गद्दी खाली करो, इसका वास्तविक उत्तराधिकारी तो जो राजा था उसका या तो बेटा बनता है या तो दामाद बनता है, मैं आ गया हूँ, अब ये गद्दी खाली करो। अब फ्रांसीसियों के लिए ये समय था कि वह कोई ऐसा निर्णय लें कि जिसमें उनके सारे हित वो हों, प्रभावित हों और फ़ायदे में रहें वो। चूँकि अनवरुद्दीन लगातार ब्रिटेन के ही फेवर में बात कर रहा था, इसलिए इन्होंने यहाँ से तो पकड़ा चंदा साहब को और चंदा साहब के माध्यम से इन्होंने पकड़ा मुजफ्फरजंग को। इस तरह से इन दोनों के साथ ही डुप्ले, इसका एक गठजोड़ बन गया। अब इन तीनों शक्तियों ने मिलकर के तय किया कि अनवरुद्दीन पर हमला किया जाए। फिर इन तीनों शक्तियों ने मिलकर के 1749 ईस्वी में अंबूर का युद्ध हुआ था। ठीक, जिसमें इन्होंने अनवरुद्दीन की हत्या कर दी, इन तीनों शक्तियों ने मिलकर के हरा दिया और इस तरह से चंदा साहब जो है वो कर्नाटक का नवाब बन गया। ठीक, इस तरह से कर्नाटक का नवाब ये बन जाता है चंदा साहब। इसके एवज में वह डुप्ले को 80 गांवों की जागीर प्रदान करता है। ठीक, इस तरह से फ्रांसीसियों की इस युद्ध के बाद बड़ी ही मजबूत स्थिति हो गई थी। अब अंग्रेज सोच रहे हैं कि इसके खिलाफ हम क्या करें, लेकिन अभी उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, अंग्रेज़ों के लिए भी कुछ नया करना ज़रूरी था, तो उन्होंने क्या किया, जो बचा हुआ गुट के जो दूसरे लोग थे, कि जैसे एक नासिर जंग बच रहा है और दूसरा अनवरुद्दीन है, तो अनवरुद्दीन तो मारा जा चुका है, अब इसका बेटा जो है मोहम्मद अली है। इस युद्ध में हारने के बाद यह भाग गया था त्रिचनापल्ली। ठीक है,
तिरुचिरापल्ली भाग गया तो कर्नाटक के शेष राज्य पर इसने चंदा साहब ने अधिकार कर लिया और मोहम्मद अली जो है ये यहाँ छिपा हुआ है। अब इसे वहाँ से ले आना है, ठीक है। इन्होंने अपने राजधानी बना ली अर्काट को राजधानी बना करके अब ये शासन कर रहे हैं। अब अंग्रेज़ों को लगता है नासिर जंग को मिला करके और मोहम्मद अली को मिला करके हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो ये घेरा पड़ा हुआ है इसका, ये तिरुचिरापल्ली भागे हैं और तिरुचिरापल्ली में चंदा साहब की सेना ने घेर रखा है इसे, और वहाँ के दुर्ग में ये सुरक्षित तो है। लेकिन जब तक ये अंग्रेज़ों से नहीं मिलेगा, अंग्रेज़ों की रणनीतियाँ कैसे सफल होंगी। खैर, अंग्रेज़ों ने भी युद्ध का सहारा लिया और उन्होंने नासिर जंग की सहायता से अंग्रेज इन्होंने क्या किया, डुप्ले की जो सेना है, फिर चंदा साहब की जो सेना है और फिर मुजफ्फर जंग की जो सेना है, इन तीनों की सेना को इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने पराजित कर दिया, ठीक है। पराजित तो कर दिया, लेकिन फिर भी इसका विशेष फायदा अंग्रेज़ नहीं ले पाए, क्योंकि इस युद्ध के बाद नासिर जंग की सेना में विद्रोह हो गया। नासिर जंग की सेना में विद्रोह हुआ तो सैनिकों ने इनकी हत्या कर दी, और जब इनकी हत्या हो गई तो फिर इनके जो सहयोगी हैं, मतलब ये मुजफ्फर जंग जो है, तत्काल इसको यहाँ का निजाम बना दिया गया। मतलब ये विरोधी गुट का था, ये तो डुप्ले के साथ था, मुजफ्फर जंग को बना दिया गया। लेकिन बाद में मुजफ्फर जंग की भी हत्या कर दी जाती है। लेकिन हत्या से पहले जब मुजफ्फर जंग को सत्ता मिलती है तो उसने डुप्ले और फ्रांसीसियों को बहुत मदद किया। मुजफ्फर जंग जैसे ही यहाँ पर नासिर जंग के मरने पर निज़ाम बना, अब ये निज़ाम बनते ही इसने ये किया कि 50 लाख फ्रांस को दिया, ठीक है। 5 लाख उसने वहाँ की सैनिकों को दिया, ठीक। 20 लाख उसने डुप्ले को दिया, ठीक है। 1 लाख की जागीर दिया। तो इस तरह से इस समय तक आते आते अंग्रेज़ों की स्थिति थोड़ी ख़राब और डुप्ले की स्थिति काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। लेकिन तब तक ये हुआ कि एक पठान ने इनकी भी हत्या कर दी, लेकिन इसकी रक्षा का कार्यभार जो जनरल बुशी था उसी के ऊपर था, और जैसे ही इसकी हत्या हुई, जनरल बुशी ने निज़ाम के दूसरे पुत्र सलावत जंग को बना दिया निज़ाम। और इसने निज़ाम बनने के बाद जो उत्तरी सरकार का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के 4 जिले ये दे दिया डुप्ले को, मतलब फ्रांसीसियों को, सैन्य खर्चे के लिए, ठीक। तो इस तरह से अंततः इस युद्ध के बाद भी मजबूत स्थिति अभी भी फ्रांसीसियों की ही थी। लेकिन यहीं से धीरे धीरे 1751 के बाद से स्थिति लगातार बदलने लगी थी, और अब धीरे धीरे ब्रिटेन के जो लोग हैं वह इसके खिलाफ काम करने लगे, डुप्ले के खिलाफ। वह फ्रांसीसी सरकार को इस बात की लगातार सूचना दे रहे थे कि आपका यह जो अधिकारी है यह व्यापारिक हितों के बजाय राजनीतिक और सैन्य हितों को ज़्यादा महत्व दे रहा है, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि दोनों देशों के मध्य संबंध खराब हो रहे हैं। डुप्ले के साथ ये दिक्कत ये थी कि वह एक तो बहुत बढ़िया रणनीतिकार था, लेकिन एक खुद अच्छा सैनिक नहीं था, इसलिए बहुत सारे मामलों में वे एग्जीक्यूट कर नहीं पाता था। जैसे आपने देखा होगा ना कि मध्यकाल में हम देखते हैं कि हेमू बहुत अच्छा रणनीतिकार था, और उसने इसी के रणनीति के दम पर 24 युद्धों में से 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। हाथी के हौदे पर बैठ करके वो पूरे युद्ध को, मैदान को देखना, फिर उसके हिसाब से रणनीति बनाना, ये एक अच्छा रणनीतिकार था। लेकिन एक सैनिक के तौर पे उसे एग्जीक्यूट कर पाना
थोड़ा उसके लिए कठिन था, इसीलिए अंततः उसकी हार हुई। डुप्ले के साथ भी यही था। और जब वो हारता था तो उसकी जो निगेटिव चीज़ें होती थी वो उसे अपनी सरकार से छिपा लिया करता था। जब अंग्रेज़ों ने इन सारी बातों को जाहिर कर दिया तब उसके लिए दिक्कत हो गई कि अब अपनी सत्ता को भारत में बनाए रख पाना उसे लग रहा था कि अब काफ़ी कठिन है। तो ऐसे में अब फ्रांस की सरकार उसे वापस बुलाने की सोच रही है, लेकिन उससे पहले ज़रा हिसाब यहाँ पर भी बहुत कुछ होना बाकी था। अभी मामला मोहम्मद अली को लेकर के चल रहा है। हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद अली का जो मामला है ठीक, मोहम्मद अली जो है त्रिचनापल्ली के दुर्ग में छिपा हुआ है और इसे अंग्रेज़ों के लिए ज़रूरी था बाहर ले आना। लेकिन अब लाएं कैसे, इसके लिए एक पूरी रणनीति बनाना पड़ता, युद्ध लड़ना पड़ता, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था ये किया कैसे जाए। तो इनका एक अधिकारी है, सैन्य अधिकारी, जिसका नाम है क्लाइव। क्लाइव ने कहा कि चंदा साहब की राजधानी है अर्काट, अगर हम उसकी राजधानी अर्काट का घेरा डालें, ठीक, तो यह जो त्रिचनापल्ली अपनी सेना लेकर के गया हुआ है, अर्काट पर दबाव को देखते हुए वह अपनी सेना को लेकर के वापस आएगा। और जब वापस आएगा तो यही मौका है, हम लोग मोहम्मद अली को छुड़ा लेंगे वहाँ से। और यही होता है। क्लाइव एक मराठा सरदार है जिसका नाम है मुरारी राव, ठीक है, यह मराठा है और इसी के सहयोग से वह अर्काट का घेरा डालता है। अर्काट का घेरा स्वयं चंदा साहब ही डाले हुए थे और उनका बेटा जो राजा साहब है वो राजधानी में था। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अर्काट का घेरा मतलब क्लाइव डाल रहा है, ठीक है, और राजधानी में। और मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली में छिपा हुआ है और त्रिचनापल्ली में जहाँ छिपा हुआ है उसका घेरा डाले हुए है चंदा साहब, ठीक है। तो जैसे ही क्लाइव ने अर्काट का घेरा डाला वैसे ही चंदा साहब जो है उनको डर लगा कि कहीं मेरा क्षेत्र ही न चल जाए, तो चंदा साहब त्रिचनापल्ली छोड़ दिया। वहाँ से हट गया और यही मौका था जब मोहम्मद अली अंग्रेज़ों से जा कर के मिल जाता है, ठीक है। और आगे चल कर के जो चंदा साहब हैं इनको तंजौर का जो शासक है यह इनकी हत्या करवा देता है, ठीक है। तो इस तरह से चंदा साहब की मौत हो गई। अब मोहम्मद अली जो है यह बन गया कर्नाटक का नवाब, ठीक। और इस तरह से इस समय तक आते आते ये 1751 से लेकर के 54 तक आते आते स्थितियां पूरी तरह से बदल जाती हैं। और इस दबाव में 1754 ईस्वी में डुप्ले की वापसी हो जाती है और फ्रांसीसी सरकार इसे इतने ज़्यादा युद्ध और उसके खर्चों के कारण इसे वापस बुला लेती है कि उनका मानना था कि हम और इसे नहीं वहन कर पाएंगे इन युद्धों को और हमारा जो व्यापारिक काम है वह प्रभावित हो रहा है, ठीक है। वास्तव में यह डुप्ले से ज़्यादा फ्रांसीसी सरकार की पराजय थी, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। अभी ज़रा तीसरे युद्ध को भी देख लेते हैं। तो डुप्ले की वापसी हो गई। 1754 ईस्वी में संधि होती है जिसे कहा जाता है पांडिचेरी की संधि। तो इसके माध्यम से भी जो एक दूसरे के क्षेत्रों पर अधिकार किया गया था वह वापस कर दिया जाता है और पुनः शांति बहाल हो जाती है। लेकिन हकीकत ये थी 51 तक पहले मजबूत स्थिति रहती है फ्रांस की और उसके जाने के बाद ही, डुप्ले के जाने के बाद ही स्थिति खराब होने लगती है। 54 तक मतलब वो चला जाता है और 54 तक स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ चुकी है अब अंग्रेज़ों के, ठीक है। तो हालांकि फिर भी अभी कह सकते हैं लड़ाई कांटे की है और पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता था
जो सही रणनीति बनाता, सही संसाधनों का प्रयोग करता और अपने जो विरोधी हैं उनको एक साथ मिला करके, मतलब अपने गुट में मिला करके वह अपने मुख्य प्रतिद्वंदी को चुनौती देने में सफल होता। अगर देखते हैं कौन करता है और कैसे करता है। तो अगला जो युद्ध है, तीसरा युद्ध, ये हुआ 1756 से लेकर के 1763 तक। ठीक है, इसे कर्नाटक का तीसरा युद्ध कहते हैं। इसकी कहानी ये है कि हमने बताया कि जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के जो लड़ाई चली पहले युद्ध में, वह समाप्त हुई एक्स-ला-चैपेल की संधि के माध्यम से, और उसमें तय कर दिया कि कौन किसका क्या हिस्सा होगा। लेकिन इस बात से विभिन्न गुट खुश नहीं थे और कुछ ही समय बाद उन लोगों ने युद्ध शुरू कर दिया यूरोप में। चूंकि ये 7 वर्ष तक युद्ध चला, इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं, और ये इस समय तक चला। और इसी दौरान भारत में भी ये शक्तियाँ प्रतिस्पर्धी थीं, प्रतिद्वंदी थीं, तो इन्होंने यहाँ पर भी युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 56 में लड़ाई तो शुरू हो गई, लेकिन वास्तव में इसकी लड़ाई असल में शुरू होती है 1758 में। ठीक, जब फ्रांसीसियों का गवर्नर पूरे क्षेत्र का बन करके आता है काउंट डी लाली। ठीक, शॉर्ट में इसे हम लाली पढ़ेंगे, तो इसका नाम है काउंट डी लाली। लाली भारत में आता है और भारतीय क्षेत्रों, भारतीय जो फ्रांसीसी क्षेत्र हैं उनका गवर्नर बन करके आया, और वह अब एकदम फाइनल लड़ाई लड़ना चाह रहा है। लेकिन अंग्रेज़ों के लिए थोड़ी सी स्थितियां अब बदल चुकी थी। आपने देखा कि 56 में लड़ाई शुरू हुई है, और इसी युद्ध के तहत अंग्रेज़ों ने बंगाल में भी फ्रांसीसी बस्तियों पर कब्जा करने का काम शुरू कर दिया, और वहाँ की जो चंद्रनगर की बस्ती थी उस पर अधिकार कर लिया। और इसी को लेकर के फ्रांसीसी गए थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास, और सिराज ने फिर अंग्रेज़ों को इसके लिए फटकारा था, और यही आगे चल कर के युद्ध का कारण बना। और अंग्रेज़ भी समझ रहे थे कि बिना सिराज को हटाए हमारा काम बनने वाला नहीं है। फिर उन्होंने कैसे गठजोड़ किया बंगाल के सेठों के साथ और सिराज के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, और 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध को अंजाम दिया। तो 1757 में प्लासी का युद्ध इन्होंने लड़ा, और प्लासी के युद्ध में इन्होंने बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। ठीक है, अब यहाँ से जो उनको मिलने वाला लाभ था वो शिफ्ट कर रहे हैं इसे दक्षिण में, और इस बात को शायद ठीक से लाली समझ नहीं पा रहा है। हालांकि फिर भी संसाधनों से वो जूझ रहा है, लेकिन लड़ रहा है, और यहाँ अंग्रेज जो हैं संसाधनों से काफ़ी परिपूर्ण है। फिर भी लाली ने सेंट फोर्ट डेविड पर अधिकार किया, लेकिन संसाधनों के अभाव में फिर उसे वहाँ से अपना घेरा हटाना पड़ा। ठीक, और फिर आगे चल कर के आपने देखा कि 1760 ईस्वी में जो वांडीवास का युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेजों की तरफ थे, अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था आयरकुट, और इधर था लाली, काउंट डी लाली। दोनों के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ, और वांडीवास के युद्ध में आयरकुट ने लाली को पराजित कर दिया, और फिर पांडिचेरी का पतन हो जाता है, और फिर लाली को कुछ समय तक ब्रिटेन में बंदी के रूप में जीवन बिताना पड़ता है, और उसके बाद लाली को लास्ट में छोड़ दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और फिर ये फ्रांस आता है अपने देश। लेकिन फ्रांस में इसने खूब युद्ध लड़ा, बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे फ्रांसीसी सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए। फिर भी उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए यह माना गया कि भारत में जो फ्रांसीसी सत्ता समाप्त हुई है उसके लिए सबसे बड़ा कारण यही है। कौन? काउंट डी लाली। तो इसका प्रभाव यह रहा कि काउंट डी लाली को फांसी की सज़ा दी गई, इसे मृत्युदंड दिया जाता है,
और इस तरह से एक महान सेना नायक का बहुत ही दुर्दांत अंत होता है। ठीक, तो इसकी सत्ता का अंत हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि जो फ्रांसीसी सत्ता है वह भारत में समाप्त हो गई। हालांकि आगे चल कर के जो 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई, इस संधि के तहत यह तय किया गया कि जितने भी फ्रांसीसी क्षेत्र हैं, फ्रांसीसी क्षेत्र उन्हें वापस मिल गए। लेकिन दिक्कत ये थी, अब यह राजनीतिक महत्वाकांक्षा की अपनी पूर्ति नहीं कर सकते थे, तो सामान्य रूप से यह एक राजनीतिक व्यावसायिक के रूप में, व्यापारी कंपनी के रूप में काम करते रहे। लेकिन आगे चल कर के इसमें विशेष लाभ न देखते हुए फ्रांसीसी सरकार ने 1764 ईस्वी में कंपनी को ही समाप्त कर दिया। ठीक, तो इस तरह से, हालांकि फिर भी भारत से जब अंग्रेजी सत्ता की 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 54 में ही फ्रांसीसी भारत छोड़े, और सबसे बाद में वो छोड़े पुर्तगाली जो सबसे पहले आए थे। लेकिन फिर भी जो मूल बात ये थी कि सत्ता को लेकर के कि भारत में साम्राज्यवादी अपनी सत्ता स्थापित करनी है, इसको लेकर के जो फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य प्रतिस्पर्धा चल रही थी, इसमें अंतिम रूप से ब्रिटेन सफल रहा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जरा इसके पीछे कारण क्या है। फ्रांस की असफलता के कारण, ठीक, तो पहला कारण हम कह सकते हैं कि जो सैन्य व्यवस्था को लेकर के है। ठीक है, और सैन्य व्यवस्था में मूल रूप से नौसेना की बात है। नौसेना की कमजोरी, आपने देखा ना कि नेपोलियन हमेशा एक बात कहा करता था कि ये जो इंग्लिश चैनल है ना, यह तो मेरे लिए एक नहर के समान है, मैं इसे जब चाहूँगा सुखा दूंगा और इसे लांघ जाऊंगा। लेकिन वह यह प्रयास करता रहा और विभिन्न लड़ाइयाँ लड़ा, लेकिन अंत में उसकी सैन्य शक्ति, जो नौसैनिक शक्ति थी, ब्रिटिश लोगों ने पूरा तबाह कर दिया। और वह इन्हीं के चक्कर में, अपनी कमज़ोर नौसेना के चक्कर में कभी भी अच्छे से लड़ ही नहीं पाया वह ब्रिटेन से, और अंततः उसे पराजित होना पड़ा। तो कमज़ोर नौसेना इनकी, फ्रांसीसियों की पराजय की पहली वजह थी। इसलिए आपने देखा ना कि कैसे मॉरिशस के गवर्नर को इन्हें बुलाना पड़ा था। ठीक, तो एक तो ये कारण था। दूसरा, सरकारी कंपनी, मतलब जो इनकी व्यापारिक कंपनी थी उस पर पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण था। तो सरकारी नियंत्रण के कारण इस कंपनी में सरकार का पूरा दखल होता था। तो इस दखल के कारण इनके क्रियाकलाप में बहुत सारा हस्तक्षेप होता था। और जबकि जो व्यावसायिक निगम होते हैं, जो निजी व्यक्तियों के द्वारा चलाए जाते हैं, वो लाभ की दृष्टि से देखा जाए और कार्य करने की दृष्टि से बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में भी जो हमारे सरकारी जितने भी निगम हैं, उनका धीरे धीरे क्या विनिवेश किया जा रहा है, उनको निजी हाथों में सौंपा जा रहा है कि जिससे कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोग आएँ, उसे चलाएं और उसे लाभ की स्थिति में ले आएँ। ये सरकारी कंपनी थी, इसमें सरकारी हस्तक्षेप इतना था कि उस तरह से लाभ की स्थिति में कभी आ ही नहीं पाई, और इस तरह से वह न ही कभी भी उन युद्धों का समर्थन कर पाई जो फ्रांस की साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में फ्रांस को स्थापित करने के लिए जरूरी था। तो इस तरह से देखा जाए तो सरकारी कंपनी को होना इनके लिए एक घाटे का सौदा रहा। और तीसरी जो थी, आर्थिक शक्ति की बात है। फ्रांस जो है एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था, आर्थिक गतिविधियां वहाँ भी अच्छी थी। लेकिन अगर व्यापारिक कंपनी के तौर पे देखा जाए तो जो फ्रांस की कंपनी थी उसकी अपेक्षा ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की कंपनी 3 गुना बड़ी थी।
ठीक। और इसे बहुत ही शुद्ध किस्म के प्रोफेशनल लोगों के द्वारा, जो बहुत ही एक्सपर्ट लोग थे, उनके द्वारा चलाया जा रहा था। तो हर लिहाज से ये आर्थिक शक्ति, क्योंकि इन्हीं संसाधनों का प्रयोग करना था युद्ध में, तो इस मामले में भी ये आगे हैं। सरकारी कंपनी के रूप में यहाँ हस्तक्षेप है, ब्रिटेन में ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं था। और उनकी जो नौसैनिक शक्ति थी वो पहले से ही ब्रिटेन की काफ़ी मजबूत थी। इसके अलावा कुछ कमजोरियां थीं कि जैसे हम डुप्ले है, और जो डुप्ले के जाने के बाद गोडेहू बना, और इसके बाद फिर कौन बना? लाली। अब हम कह सकते हैं कि इनमें बहुत सारी कमजोरियां रही होंगी, सैनिक और प्रशासनिक। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों के जो अधिकारी थे, चाहे वो क्लाइव हो और या फिर आपका आयरकूट हो, ये सारे आयरकूट, ये जो सारे थे, पहली बात तो प्रशासनिक कामों में तो दक्ष थे, ऊपर से सैनिक मामलों में भी बड़े अच्छे अधिकारी साबित हुए, और उन्होंने अंतिम रूप से फ्रांसीसियों को पराजित करके भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफलता पाई। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन की जय और फ्रांस की पराजय का कारण इन सारी चीज़ों में शामिल था, जिसमें इनकी सैनिक कमजोरी फ्रांस की, और सारी ये जो सरकारी कंपनी का होना और कमज़ोर आर्थिक स्थिति का होना, ये कारण था। और इन्हीं सारे मामलों में बढ़त लेते हुए ब्रिटेन इनसे इस प्रतिस्पर्धा में आगे निकल जाता है और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहता है। तो यहीं से हम अपनी बात समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।